आज हम बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य काल जिसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें मैं लेकर आई हूँ 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मौर्य काल जो बहुत सारे एग्जाम्स में लगता है, आरपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक आता है। अगर आपने ज़रूर ये पढ़ रखा होगा तो आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम कौन सा सिक्का था? तो वो सिक्का बताना है। तो मौर्य काल में कौन सा प्रचलित सिक्का था? पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, पण। ये जो पण होता था ये जो था ये विनिमय का साधन हुआ करता था। लौह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया था। अशोक के अभिलेखों में निम्न में से कौन सी लिपियां प्रयुक्त हुई हैं? तो अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सी लिपि जो हैं वो प्रयुक्त हुई हैं? तो वैसे तो ये सभी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मी हुई है। वैसे तो ब्राह्मी, ख्रोस्टी, अरमाइक व ग्रीक, ये सारी ही लिपियां प्रयुक्त हुई हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मैग्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मैग्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मैग्थनीज वही हैं जिन्होंने इंडिका लिखी है, और ये जो हैं ये इस टाइम पे मौर्य काल में आए थे। चीनी यात्री थे मैग्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके शासनकाल में आए थे। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रांतीय शासन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो चीन तथा तिब्बत के बौद्ध विद्वानों द्वारा संकलित है। तो ये जो है चीन और तिब्बत के बौद्ध विद्वानों ने कौन सा संकलित किया था महत्वपूर्ण ग्रंथ जो मौर्य काल की जानकारी देता है? तो वो था दिव्यावदान। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दिव्यावदान जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासन काल में करवाया गया? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कितनी ईस्वी में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। ईस्वी पूर्व में। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग नरसंहार का वर्णन मिलता है? कलिंग नरसंहार का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। और हम जानते हैं कि इसके बाद में अशोक ने धम्म की नीति अपना ली थी। उसके बाद में वो युद्ध से उन्होंने त्याग दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये बताना है कि कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो श्रीलंका नहीं था, बिहार, कलिंग और अफगानिस्तान थे। मौर्य काल की जानकारी निम्नलिखित ग्रंथों में से किससे मिलती है? तो मौर्य काल की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, जो कि कौटिल्य ने लिखा। दीपवंश महावंश से मिलती है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था। तो इन सब से ही जानकारी मिलती है मौर्य काल की। सही कथन बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। बिल्कुल सही। सेल्यूकस ने मैग्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। बिल्कुल। इसकी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त ने शादी की थी और सेल्यूकस ने उसे अपना एक राजदूत जो था वो उसके दरबार में भी भेजा था, मैग्थनीज नाम का, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया था या परास्त किया था। उसके बाद में इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो कौन सा शिलालेख जो है जिसमें 5 यवन राज्यों में उन्होंने धर्म प्रचारकों को भेजा था? जैसा कि हम सब जानते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जो थे धर्म प्रचारक थे उनको भेजा था। तो ये सारी जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। यूनानी मतलब सीरिया राजदूत जो डाइमैक्स था किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो यूनानी जो है वो सीरिया का, जो यूनानी कैसे सीरिया का राजदूत डायमैक्स जो था, ये भी किसके शासनकाल में ये किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। जैसे कि चंद्रगुप्त के समय में जो मेगस्थनीज आया था, उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, जिसके शासनकाल में सीरिया राजदूत डायमैक्स आया था। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय व प्रकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय हैं और 180 प्रकरण हैं। 15 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उनके नाम का उल्लेख है, मतलब उनका नाम अशोक ही मिलता है? मध्य प्रदेश में वो कौन सा स्थान है, तो ये बताना है, तो वो है गुर्जरा। सेकंड ऑप्शन सही है। सुमेलित करना है, रचनाकार की रचनाएं हैं, दूसरी तरफ एक तरफ रचनाकार हैं। तो भद्रबाहु ने क्या लिखा? भद्रबाहु ने लिखा कल्पसूत्र, तो ये फर्स्ट है। हेमचंद्र ने लिखा परिशिष्ट पर्व, सेकंड। जिन प्रभसूरी ने लिखा विविध तीर्थकल्प, ये थर्ड है। क्षेमचंद्र ने लिखा वृहद कथा मंजरी, क्षेमेंद्र ने वृहद कथा मंजरी, और सोमदेव ने कथा सरित सागर। तो ये 3, 4, 5 ये तीनों तो सुमेलित ही हैं। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व। जिनसेन प्रभुसूरी ने विविध तीर्थकल्प और क्षेमेंद्र ने वृहद कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की। मौर्यकालीन मुद्राओं में से एक नहीं है। मौर्यकालीन जो मुद्राएं थी उनमें से कौन सा नहीं है? तो रुपया नहीं है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। उसके बाद में उज्जैनी भी रही थी जो मौर्य वंश की राजधानी। अशोक के काल में किस देश के राजा ने उसके समान देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की? मतलब अशोक ने देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की। कई जगह पे इनका नाम देवानाम प्रिय आता भी है। तो उसकी तरह श्रीलंका के तिस ने भी इस उपाधि को ग्रहण किया। अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्री ने खोज निकाली। तो कब निकाली थी अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि? तो कब निकाली थी? 1904 में। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे? तो वह जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मरने से पहले जैन धर्म को अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ में वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे और वहीं पे उन्होंने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त ने किस खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपने राजनीतिक चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया था? ये चंद्रगुप्त को कोई खेल खेलते हुए देखा था चाणक्य ने, जिसको हम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौटिल्य का दूसरे नाम बताओ, चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त। तो कौन सा खेल खेलते हुए देखा था चंद्रगुप्त को? तो राजकीलम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला है किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस है ये फिलाडेल्फस ने राजदूत के रूप में मौर्य शासक बिंदुसार की सभा में भारत भेजा था? तो बिंदुसार के समय में यहाँ पे 2 हो गए। एक तो अभी हमने देखा था सीरिया के आया था, और अभी हमने देखा यहाँ पे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत भी आए थे यहाँ पे बिंदुसार के सभा में। तो उसका क्या नाम था? डायोनिसियस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय लोगों के जिस गुण की मैगस्थनीज ने प्रशंसा की है वह है। मैगस्थनीज ने भारतीय लोगों के कौन से गुण की प्रशंसा की है? तो उसने कहा है इंडिका में कि वो कैसे लोग थे, उच्च नैतिक स्तर था उनका। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखते हैं वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ किसमें मिलता है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो इंडिका में मिलता है, जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य है। मौर्य प्रशासन में सीता किसे कहा जाता था? तो सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि का राजस्व।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया था, जो अभी मैंने बताया था, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था, और सेल्यूकस ने ही उसके दरबार में एक जो दूत भेजा था मैग्नीज नाम का, जिसने इंडिका लिखी है। तो इसी सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो उसकी जो बेटी थी वो उसका क्या नाम था, हेलेना। अगला है यूनानी और अरमाइक जो भाषा है वो उन दोनों में, यूनानी और अरमी भाषा में खुदा अशोक का वह द्विभाषी अभिलेख बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक द्विभाषी लेख उत्कीर्ण मिलता है। तो ये कहाँ पर मिलता है, ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है कंधार में। सही कथन बताना है। सारनाथ स्तंभ के चक्कर में 24 तिलियां हैं, बिल्कुल इसी से हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग तिरंगा है उसमें के चक्कर में भी 24 तिलियां हैं। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, बिल्कुल। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, बिल्कुल। इतिहास में अशोक पहला शासक था जिसने के अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है, बिल्कुल। ये अपने शिलालेखों और इन सब से अभिलेखों से अपनी जो बातें थी वो जनता तक पहुंचाते थे। अभिलेखों से उपयुक्त सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था, ये बताना है। तो डायोडोटस नहीं था। श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर स्थित चंद्रगुप्त वस्ती जो मंदिर है, वहां पर 298 ईसा पूर्व के लगभग में चंद्रगुप्त ने प्राण त्याग दिए थे। जैसा कि मैंने बताया ये भद्रबाहु के साथ में गए थे श्रवणबेलगोला, वहीं पे प्राण त्यागे थे। तो कौन सी पद्धति से त्यागे थे, तो उस पद्धति को बोलते हैं संलेखना पद्धति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। अशोक को क्यों याद किया जाता है, तो अशोक को याद किया जाता है जनहित के कारण में। वो जनता के बारे में काफ़ी सोचते थे, और कलिंग के नरसंहार के बाद में उन्होंने युद्ध की नीति भी छोड़ दी थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था, लकड़ी से। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो अहिंसा पर बल दिया था, बिल्कुल। मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था, नहीं, यही असत्य है। बाकी ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया था। स्वामी एवं अनुचर के संबंध को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है ये हमारा सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य हैं। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। 12 बार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये बिहार में हैं। अगला है, किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो ये अभी हमने देखा था। पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन जो है वो हमें इंडिका से मिलता है, और राजनीतिक की जानकारी जो उस टाइम पे मौर्य वंश में किस तरीके की थी वो हमें अर्थशास्त्र से मिलती है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कौन से ग्रंथ में किया गया है, मुद्रा राक्षस। किसने लिखी थी, विशाखा दत्त ने। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार हेतु किसको भेजा था, तो अपना जो बेटा और बेटी को भेजा था, पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, तो कौन से कहाँ पर नहीं है, टोपरा में मिले हैं, कंधार में मिले हैं, गिरनार में मिले हैं, पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा, प्रयाग इत्यादि स्थानों पर अशोक के क्या मिले हैं, तो यहाँ पर स्तंभ लेख मिले हैं। अशोक के स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा का स्तंभ लेख एकमात्र ऐसा है जिस पर अशोक के 7 आदेश खुदे हैं, जबकि बाकी सब पर कितने आदेश मिलते हैं, तो दिल्ली टोपरा वाले पे तो 7 आदेश खुदे हैं और बाकी सब में कितने मिलते हैं, 6। जेम्स टॉड ने गिरनार शिलालेख की खोज कब की थी, तो गिरनार शिलालेख की खोज कब की थी, 1822 में। श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं, कर्नाटक में है। राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का शासक था, तो वो उज्जैनी का शासक था। मौर्य साम्राज्य को अंततः नष्ट किया, मौर्य साम्राज्य को लास्ट में किसने नष्ट किया था, किसने इसकी सत्ता को समाप्त किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। अशोक
के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं तो वो कौन कौन से हैं? वो दूसरा और 13वां शिलालेख है। सुमेलित करना है पुस्तक और उसके रचयिता अर्थशास्त्र के, तो अभी हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं। इंडिका मैग्थनीज ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है और परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखी है। सही कथन है, इनमें से सही कथन कौन सा है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा है और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा है, बिल्कुल सही। उसके शासन काल के प्रारंभ में कौटिल्य व बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री रहा, क्योंकि शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य थे, उसके बाद में भी जब बिंदुसार का शासन प्रारंभ हुआ था तब कौटिल्य ही थे और बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बने। सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम ने डाइमैक्स और मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन अभी हमने किए थे, उपयुक्त सभी सही हैं। अशोक महान इतिहास में जाना जाता है किस चीज़ के लिए? शांति और अहिंसा के लिए, क्योंकि कलिंग के नरसंहार के बाद में इन्होंने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये सब चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीते थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री का नाम था, तो ये अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, जिसे भी जो भी कहें, तो यहाँ पे विष्णुगुप्त लिखा है, तो यही करेक्ट है। सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने कृषकों के लिए किस झील का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे पुष्यगुप्त ने करवाया था। जो अभी हम देख रहे थे कि सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, तो पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया और इसने कृषकों के लिए झील का निर्माण किया। तो वो कौन सी झील थी? तो वो सुदर्शन झील थी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ, अशोक के जो स्तंभ हैं। सही कथन बताना है। अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की अशोक ने, बिल्कुल। अशोक ने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष जो था राज्याभिषेक के 10वें वर्ष तो बोध गया गए थे, 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी ग्राम में उन्होंने कर उपज का 1/8 भाग लेने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि लुम्बिनी उनको बहुत ही पसंद आया था। भाम्रू अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न में आस्था प्रकट की थी। तो भाम्रू अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न मतलब बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था प्रकट की थी, उपयुक्त सभी सही हैं। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित स्थानों को सुमेलित करना है कि शाहबाजगढ़ी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है कहाँ पर? पाकिस्तान के पेशावर जिले में, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में, कलसी उत्तरांचल के देहरादून जिले में और गिरनार गुजरात के काठियावाड़ जिले में। तो ये सारे सुमेलित ही हैं। अशोक की पुत्री जो थी चारुमती का विवाह नेपाल के किस शासक से हुआ था? तो देवपाल से हुआ था। किस प्राचीन ग्रंथ में विवरण दिया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? तो ये इंडिका में मैग्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि ऐसे चीज़ें पाई गई हैं कि दास प्रथा थी। तो मे भी जैसा कि वहाँ पर होता था, जैसा कि मैग्थनीज जो जैसी दास प्रथा मैग्थनीज ने देखी थी उस प्रकार की नहीं रही होगी भारत में, शायद इसलिए उन्होंने कहा था कि दास प्रथा नहीं थी भारत में। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध के समय इसका शासक कौन था? तो कलिंग का शासक उस समय कौन था? नंदराज। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं, अशोक ने स्तंभ अभिलेख लिखे हैं कौन से में? केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं स्तंभ लेख। सुमेलित कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए नाम। यूनानी जो लेखक हैं उनको चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से बोला है। तो सेंड्रोकोटस कहा है उनको स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने। एंड्रोकोटस उन्हें कहा है एपियन और प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोप्टस उनको कहा है फिलाक्स ने।
और चंद्रगुप्त मौर्य विलियम जोन्स ने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मौर्य शासक की उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो ये हमने देखा था अभी। तो देवनाम प्रिय जो अशोक ने भी धारण की थी और दशरथ ने भी, 1 व 2 दोनों। विद्यावधान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, सुभद्रांगी मिलता है, और दक्षिण परंपरा में उसे कुछ और नाम से जाना जाता था, तो वो बताना है। तो उसे धर्मा नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? तो अशोक के धौली शिलालेख में घोषणा की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, ऐसा धौली शिलालेख में घोषणा की गई। कलिंग पर विजय के पश्चात किसे इसकी राजधानी बनाया? तो कलिंग की राजधानी किसे बनाया था? तोशली को। निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? शत्रु का संहारक किसे कहा जाता है? तो कौन से शासक को कहा जाता है? बिंदुसार को। विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस में क्या चीज बताई गई है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्राचीन भारत के संदर्भ में कार्षार्पण क्या था? प्राचीन भारत के संदर्भ में कार्षार्पण क्या था? साधारणतः प्रचलित जो सिक्के थे वो उनको कहा जाता था कार्षार्पण। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्यकालीन मृद भांडों को क्या कहा जाता है? उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल से संबंधित आ गया। इसके बाद में हम गुप्त काल ही पढ़ेंगे, मौर्य काल के बाद में। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो था वो मोगली पुत्र तिष थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। सही कथन बताना है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका अध्यक्ष को ग्रामणी कहते थे। बिल्कुल। मौर्य प्रशासन में नगर प्रशासन का प्रधान नगरक नाम का अधिकारी होता था। बिल्कुल। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय जो होता था वो ग्राम सभा थी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। सर्वप्रथम सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान ने और कब सफलता हासिल की थी? तो इसके अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 1837 में इन्होंने सफलता हासिल की थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का बेटा कुणाल। किस मौर्य शासक को उसके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? बृहद्रथ की। ये मौर्य वंश का आखिरी शासक था और इसके बाद में जो था वो शुंग वंश की शुरू हो गया था। अशोक के समय रज्जुक कौन होता था? तो रज्जुक कहते थे न्यायिक अधिकारी को। धर्म महापात्र अधिकारी का कार्य क्या था? धर्म महापात्र का क्या काम था? नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसने 1895 में निगाली सागर स्तंभ लेख तथा 1896 में रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज की थी? 1895 में निगाली सागर स्तंभ लेख और 1896 में रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो ये की थी फिहरर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मौर्य काल में मूर्तिकला शैलियां विकसित हुई तो कौन कौन सी? तो गंधार शैली भी हुई, अमरावती शैली भी हुई और मथुरा शैली भी हुई। उपयुक्त सभी। कलिंग युद्ध पश्चात सम्राट अशोक ने क्या निश्चय किया? तो भयंकर नरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में। इनके राजा थे नंद। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था? अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा का निश्चय किया था। मौर्य साम्राज्य हिंदकुश पर्वत से किस नदी तक फैला था? तो हिंदकुश पर्वत मतलब उत्तर में हिंदकुश पर्वत से लेकर किस नदी तक फैला था? तो दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य वृद्धावस्था में जैन साधु भद्रभाऊ के साथ में तपस्या करने के लिए चले गए थे। कौन से स्थान पर गए थे? स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में। दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो दीपवंश में उनको कहा गया है उज्जैनी करमौली कहा गया है दीपवंश में। सर्वप्रथम किस सम्राट ने जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया? तो ये भी अशोक ने।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों और उनकी राजधानियों को सम्मिलित करना है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी, कलिंग की राजधानी थी तोशली और मध्य देश या प्राच्य प्राची कहें तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो सौराष्ट्र के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य। सारे कुंजा अभिलेख जो है वह लमघान शिलालेख किस लिपि में हैं? तो सारे कुंजा अभिलेख और लमघान शिलालेख कौन सी लिपि में हैं? तो ये इनकी जो लिपि है वो है अरमाइक। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो ये है 12वां द्वादश शिलालेख। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो ये अभी हमने देखा था। तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने भद्रभाऊ जो थे जैन भिक्षु, इनके साथ श्रवणबेलगोला गए थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। यहीं पर जो कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन सब ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, अभी हमने देखा था शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, ये हमने देखा था। तो शाहबाजगढ़ी की बात करें हम, सबसे पहले तो ये कहाँ पर पाया गया था? तो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में और मानसेरा पाकिस्तान के हजारा जिले में, और ये दोनों ही पाकिस्तान के जिलों में हैं। और इनकी जहाँ पे अगर हम लिपि की बात करें तो ये मिली है खरोष्टी। किस लिपि में मिले हैं? खरोष्टी लिपि में। कार्लाइल ने कब रामपुर व स्तंभलेख और बैराट के लघु शिलालेख का पता लगाया था? कितने में लगाया था? 1872 में कार्लाइल ने। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो अशोक, रुद्रदमन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, सभी ने दिया था। 12 की पहाड़ी जो बिहार में है, गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वहां पर कौन रहता था? किसको आश्रय दिया गया था? आजीविकों। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी है? तो अमित्र घात की संज्ञा किसे दी है? तो बिंदुसार को। कौन सी लिपि सैंधव लिपि की तरह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाईं लिखी जाने वाली कौन सी सैंधव लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये है खरोष्टी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो किसने किया है? विलियम जोन्स ने। सुमेलित करना है चंद्रगुप्त जो थे, इन्होंने कौन सी संज्ञा दी? चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, सॉरी, अन्य नाम। यहाँ पर जो चंद्रगुप्त का अन्य नाम सैंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी नाम मिलता है इसको, और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। ये हमने सुमेलित किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राजस्व एकत्रित करने का उत्तरदायी दिया गया? तो राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायी अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता करता था। मास की शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मास की जो है वो रायचूर कर्नाटक में है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था? तो यहाँ पर श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार करने के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, अपने पुत्र एवं पुत्री को। तो जो उनके पुत्र थे महेंद्र, किसने बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किससे किया था? तो मोगली पुत्र तिस से किया था। मोगली पुत्र तिस से। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था और इन्होंने शिक्षा ली थी उपगुप्त से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक
जैन था तो संप्रति। जे एच हैरिंगटन ने कब बाराबार तथा नागार्जुनी पर्वत गुफा के शिलालेखों की खोज कब की थी? जे एच हैरिंगटन ने जो बिहार की बाराबर और नागार्जुनी पर्वतीय गुफाओं का के जो शिलालेख हैं उनकी खोज की थी 1786 में। 1905 में सारनाथ स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो ऑर्टेल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो ये मिलता है हमें राजतरंगिणी में, कल्हण के द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उसके बाद में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कब की थी ये पूछा गया है। तो ये 184 ईस्वी पूर्व की गई थी। पुराणों में अशोक का नाम मिलता है, तो पुराणों में इनका नाम मिलता है अशोक वर्धन। उत्तरकाल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख मिलता है या स्थित है, तो वो है कहाँ पर? कालसी में। किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्धम और संघ का त्रिरत्न की बात हो रही है का अभिवादन करता है? तो कौन से अभिलेख में, किस अभिलेख की बात हो रही है? तो भाम्रू में। सही कथन बताना है। अशोक के अभिलेख उसके साम्राज्य में हर और अवस्थित पाए गए थे, लेकिन कोई भी इस सम्राट का कोई भी अभिलेख जो था वो उत्तर पूर्वी भाग में नहीं मिला था, जिसका मतलब ये है क्योंकि देश का यह भाग उसके साम्राज्य का अंग नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है। अशोक के भाम्रू शिलालेख से बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बिल्कुल अभी हमने देखा था कि उस अशोक में स्पष्ट है बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया है इसमें। रुमिंदेई स्तंभ अशोक के शासनकाल का है, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें यह वर्णित है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक और उसके भाइयों ने राजगद्दी के लिए संघर्ष किया था? बिल्कुल। तो ये बात कहाँ लिखी हुई जिसमें कहा जाता है कि अशोक ने अपने अनेक भाइयों का वध किया था राजगद्दी प्राप्त करने के लिए? तो ये महावंश में लिखा गया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने इनको तक्षशिला भेजा था। अगला देख लेते हैं, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक को क्या कहा जाता था? पण्याधीशक कहा जाता था वाणिज्य अधीक्षक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थनिक कौन था? स्थनिक किसे कहते थे? तो जिला प्रशासक को स्थनिक कहा जाता था। ग्रीक शासक सेल्यूकस जो था उसको किसने हराया था? तो ये हम सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, फिर इसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। तो किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था इसका प्रभाव चंद्रगुप्त का। तो ये हमें पता चलता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। सम्राट अशोक के समय कलिंग था? तो सम्राट अशोक के समय कलिंग था तटवर्ती उड़ीसा। तटवर्ती उड़ीसा जो था वो था जहाँ के राजा नंद थे। दिव्यदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? शिक्षा प्राप्त हुई थी उपगुप्त से। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो भाम्रू स्तंभ है। अशोक की धर्मनीति का मूल मंत्र का सिद्धांत क्या था? तो आत्मनियंत्रण। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो तुर्मे जो था वो मिस्र का राजा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? तो कौन सा नहीं है मौर्य काल का ये बताना है। तो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति है, ये मौर्य कालीन नहीं है। बाकी धौली की हस्ती मूर्ति, सारनाथ सिंह शीर्ष और रामपुरवा वृक्ष ये सब मौर्य काल के ही हैं। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्य कहा जाता था। उनकी संख्या कितनी थी? तो 18। मौर्य युग में किस स्थान पर चट्टान से काटकर एक विशाल वृत्त प्रतिमा के निर्माण का प्रयास किया गया? यह अधूरी मूर्ति है लेकिन, तो ये कौन सी है? ये धौली है, जो अभी हमने बात की थी धौली की हस्ती मूर्ति। तो ये जो है हस्ती प्रतिमा जो है ये बनाने का निर्माण का प्रयास किया गया चट्टान को काटकर, तो ये धौली में किया गया था, लेकिन ये अधूरी है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया जाता है? मौर्य सम्राट अशोक का नाम किस अभिलेख में पाया जाता है? अशोक का नाम अशोक, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था?
जो कलिंग जो उड़ीसा के पास का क्षेत्र था, तटवर्ती उड़ीसा के पास का क्षेत्र, ये 261 में ईसा पूर्व हुआ था। सम्राट अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो उपगुप्त से तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये भी थे, निग्रोध भी थे, मोगलीपुत्तिस भी थे, तो कौन नहीं था? फाहियान नहीं था। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख, अशोक के जो हैं कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहते हैं रानी का अभिलेख। इन्होंने अपनी रानी की का यहाँ पर जो अशोक की रानी थी तो उनका यहाँ पर मिलता है वर्णन, तो रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तक्षशिला व लंगनाज के से मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में मिले हैं? तक्षशिला और लंगनाज में जो मिले हैं तो ये अरमाइक लिपि में मिले हैं। तक्षशिला में जो मिले हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली की प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मौर्यों के अधीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो उस बंदरगाह का नाम बताना है, तो वो था भड़ोच। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किस राज्य पर आक्रमण किया जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ? तो ये अभी हमने देखा था, कलिंग। उच्च जातीय कन्या का निम्न जातीय वर के साथ में विवाह होता है, मतलब कन्या होती है उच्च जाति की और वर होता है निम्न जाति का, तो उस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। और अनुलोम विवाह उसे कहते हैं जिसमें उच्च जाति का वर होता है और निम्न जाति की कन्या होती है। तो ये इसको सही मानते हैं, लेकिन प्रतिलोम विवाह को गलत माना जाता है। सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं, कौन कौन से पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हाथी, घोड़ा मतलब अश्व, बैल और सिंह, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दशरथ द्वारा निर्मित करवाई गई 3 गुफाएं कौन सी हैं? गोपिका, वहिएक, वधिक, तो उपयुक्त सभी गुफाएं दशरथ ने निर्मित करवाई थी। निम्नलिखित में से मौर्य काल का मुख्यतः भूमि कर कौन सा था? तो जो मौर्य काल में भूमि कर लिया जाता था उसे कहते थे भाग। 12 बार की पहाड़ी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? जो बिहार में हैं। करण चौपड़ और सुदामा, विश्व झोंपड़ी, लोमस ऋषि, तो ये सारी हैं उपयुक्त सभी। सुबंधु मतलब जो कि बिंदुसार का मंत्री था, उसकी रचना बतानी है, तो सुबंधु की रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी का अभी हमने जिक्र देखा था ऊपर, तो कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी अशोक के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि हैं? तो किसकी हैं? सारिपुत्र और मोदगलायन की। पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? पोतवाध्यक्ष किसका निरीक्षण करता था? मापतोल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य था, किसका कार्य था? लक्षणाध्यक्ष का था। जो सिक्के ढालने का कार्य करता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया? किसने किया? प्लिनी ने। राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। ये है कथन किसका है? ये कौटिल्य का है, जिसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। देवमात्र शब्द से क्या तात्पर्य है? देवमात्रक। देवमात्रक शब्द का मतलब होता है वर्षायुक्त प्रदेश। मैग्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि, तो दास प्रथा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी, तो शायद दास प्रथा उसने ये कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ये मैग्थनीज ने क्यों कहा होगा? क्योंकि भारत में दास प्रथा उस समय प्रकाष्ठा पर नहीं थी, जबकि वहाँ पर जो उसने ग्रीक या ग्रीस में देखा था उस तरीके की दास प्रथा यहाँ पर नहीं होगी भारत में, इसलिए मैग्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चंस। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू।